नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब धनंजय उस बूढ़ी औरत को अब अपने वैलेट को हाथ में लेकर पैसे देने लगता है, तब राजीव गुलेरिया अब उसे वो पैसे देने से रोकता है और इसी तरह से दोनों में ऐसे ही मैं दूंगा करते हुए वहां पर धनंजय के हाथ से वो उसका वैलेट गिर के छूट के नीचे गिर जाता है। जैसे उसका वैलेट नीचे गिरता है तो उसमें उस फोटो को देखकर अब वो औरत कहती है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये उनकी जवानी की फोटो। अब उस फोटो को उठाते हुए धनंजय पीरामल अब उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, ये मेरा बेटा रोहित है। जैसे ही धनंजय ने उस औरत के सामने ये कहा तो वो बूढ़ी औरत अब धनंजय से कहती है, झूठ बोल रहे हो तुम। ये कोई रोहित वोहित नहीं है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे सच सच बताओ कौन हो तुम, वरना यहाँ से तुम लोग जिंदा नहीं जा पाओगे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब अपने वैलेट को उठाते हुए ही कहते हैं, आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरा बेटा ही है, मेरा बेटा रोहित। अब धनंजय के मुंह से फिर से ये सुनते ही अब वो औरत धनंजय पीरामल के वैलेट में जो फोटो थी अब उसे निकाल लेती है, क्योंकि अब वो उसके हाथ से उसके वैलेट को छीनकर अब उसमें जितनी भी फोटो थी वो सब अब देखने लगती है। अब यहाँ पर जैसे ही उसने वो फोटो निकाली तो वहां पर एक फोटो में यहाँ पर रोहित के साथ अनीका भी थी। अब अनीका की उस फोटो को देखकर अब वो बूढ़ी औरत कहती है, ये लड़की कौन है इनके साथ? अब इस बात पर अब धनंजय कुछ भी कहते कि तभी करण गुलेरिया कहते हैं, ये मेरी बेटी है अनीका गुलेरिया, और हाँ ये रोहित की वाइफ है, क्योंकि इन दोनों की शादी हो रखी है और इनके साथ साथ इनके 3 बच्चे भी हैं। अब तक तो इस औरत को धनंजय की बात पर ही विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब करण गुलेरिया के मुंह से ये सब सुनकर तो अब उस औरत का पारा एकदम से हाई हो जाता है, क्योंकि उसे इनकी बातें बिल्कुल ही झूठी लगती हैं और ये जब से इनसे बात कर रही थी उनसे इनकी बात पर विश्वास कर पाना उसे बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। इसलिए करण की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है, झूठ, फिर से झूठ, अरे तुम लोग कितना झूठ बोलोगे, तुम लोग झूठ पर झूठ ही बोलते जा रहे हो। वो कोई तुम फिर से झूठ बोलते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी अनंता को धोखा वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अनंता से प्यार करते थे। ये अनिका कौन है? ये इनकी लाइफ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ अनंता से ही प्यार करते थे। और ये कहते हुए ही वो औरत अब बड़े ही ध्यान से अब वहां पर अब उस वैलेट में अलेक्जेंडर की फोटो को देखती है और अब उस फोटो को देखकर अब वो कहती है, लगता है कि ये उनका बेटा है, क्योंकि देखो इसकी शक्ल अपने पापा पर आ रही है। अब उस औरत की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ये तीनों ही रोहित के ही बच्चे हैं। ये सुनते ही अब वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे लग रहा है कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि सिकंदर बस अनंता से ही प्यार करता था और ये जो भी कुछ तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो वो सिर्फ मुझे बहकाने के लिए। इसलिए रुको, तुम यहीं पर रुकना, मैं तुम सभी को भी सबक सिखाती हूँ। अब इन चारों को ये धमकी देते हुए ही ये सब कहते हुए ही वो औरत अब इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि वो औरत अब इन चारों के साथ हाथापाई करना चाहती थी। जब वो औरत इधर उधर देखती है तो उसे वहां पर एक डंडा गिरा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही अब उस बूढ़ी औरत को वो डंडा दिखाई दिया तो वो धीरे धीरे उस डंडे के पास जाती है और अब बड़ी मुश्किल से अब उस डंडे को उठाकर अब वो उन सभी के पीछे उसे मारने के लिए भागती है, क्योंकि वो बूढ़ी हो रखी थी। उसके लिए भागना तो बड़ी ही मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी उन्हें मारने के लिए वो उनके पीछे पीछे जा रही थी और साथ के साथ कह रही थी, रुको तुम सब लोग, तुम सब फरोड हो, अरे तुम यहाँ पर करने ही क्या आए हो?
क्या क्या तुम्हें यहाँ पर मैं ही मिली? तुम यहाँ पर मेरी उन सब के बारे में ये सब नहीं कह सकते हो। और वो लड़की जो भी कोई थी उनके साथ, उसे भी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अब उस औरत को इस तरह से भागता हुआ देखकर वो सभी अब आगे की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ भागते भागते महेंद्र पीरामल अब कहते हैं, अरे अम्मा, आपने आप ऐसा क्यों कर रही है? अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें मारने के लिए ही दौड़ रही हैं? एक बार हमारी बात ध्यान से तो सुन लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कर लेना। अरे अम्मा, सच में कहीं लग जाएगा। महेंद्र की इस बात पर अब वो औरत कहती है, तुम लोगों को उस इंद्रजीत पीरामल ने ही भेजा है ना मुझे यहाँ पर भड़काने के लिए, क्योंकि जिस तरह से तुमने शुरू में ही कहा था कि इंद्रजीत ने ही राजमहल की रियासत को बनाया है। अरे मुझे तो तभी ही मान लेना चाहिए था, क्योंकि तुम भी उस इंद्रजीत की तरह झूठे और निकम्मे ही हो। अरे वो इंद्रजीत क्या कम था क्या? ऐसा एक नंबर का एहसान फरामोश आदमी। अरे जब वो ही इतना निकम्मा था तो तुम लोगों से भी मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। इसलिए अब उसका तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन हाँ, अब तुम चारों को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं तुम सभी को यहाँ से भगा दूंगी, मैं तुम सभी को यहाँ से जान से मार दूंगी, ताकि तुम यहाँ से जाकर फिर किसी के साथ ऐसा ना कर पाओ। यहाँ बस औरत की ये बातें सुनते ही भी यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब भागते हुए ही अब धनंजय से कहते हैं, भाई ये कौन है जो हमारे ही पापा की इतनी तारीफ कर रही है? अब महेंद्र की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, चुप करो, कहीं पे भी कुछ भी बोलते रहते हो। अरे तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? अभी चुप रहो। यहाँ पर अब ये चारों एकदम से रुक जाते हो। अब वो बूढ़ी अम्मा अब उनके पास आती है तो अब धनंजय पीरामल के ऊपर अब वो जैसे ही अपना डंडे को मारने ही वाली थी कि तभी अब करण गुलेरिया ने उस डंडे को अपने हाथों से पकड़ लिया। और अब वो गुस्से से ही अब उस बूढ़ी औरत से कहता है, क्या हुआ है माँ जी, आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रही हो? अरे हम आपसे तब से प्यार से बात किए जा रहे हैं, लेकिन आप हैं क्या? आपने तो हम चारों को ही तब से झूठा ही साबित कर दिया है। हम लोगों ने ऐसा आपको कह ही क्या दिया जो आप इतना गुस्सा कर रही हो? अब करण की ये बात सुनते ही वो औरत अब करण गुलेरिया से कहती है, तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ही धोखेबाज हो। अरे क्या परवरिश दी है तुमने अपनी बेटी को? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी बेटी, जिसे तुम अनिका कह रहे हो कि वो अनंता की जगह ले लेगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो और अनंता एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। भले ही तुम्हारी बेटी बीच में आने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो उन दोनों को अलग नहीं कर सकती। इधर इस बूढ़ी औरत की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, इसने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की है, क्योंकि महेंद्र अब जो सच बात थी वो उस बुढ़िया के सामने यही कहते हैं, क्योंकि अनिका की परवरिश सच में करण ने नहीं की थी और वो बस उसे वही बात बताते हैं। जैसे ही अब महेंद्र ने यह बात उस बूढ़ी औरत को कही तो उसके ऐसा करते ही अब सभी अब महेंद्र को ही गुस्से से देख रहे थे। सभी को अब अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना जो तुम सब मुझे इस तरह से देख रहे हो? अरे मैंने तो सही ही तो कहा है कि करण ने अपनी बेटी की परवरिश नहीं की है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत तो इन्हें ऐसे कह रही थी। इधर अब महेंद्र की फिर से ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तब से देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे अपना यहाँ पर औरत कहती है, चलो ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ चलो, अब मैं ही दिखाती हूँ तुम्हें कि अनंता कौन थी, तो फिर तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा और तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आ जाएगा। अब वो क्योंकि अनंता हमारे लिए क्या मायने रखती थी वो सब मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अरे हमारी अनंता के जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए ही वो औरत अब एक लाठी के सहारे से अब आगे बढ़ने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देखकर अब करण गुलेरिया अब सभी से ही कहते हैं, क्या लगता है हमें वहाँ उसके साथ जाना चाहिए? अब करण की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहते हैं कि और नहीं तो क्या, हमें उसके साथ जाना ही चाहिए। वैसे भी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है।
और अगर हम नहीं भी जाएंगे तो हम कर भी क्या पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉय ट्रिप पर तो हम सब नहीं आए हैं ना, क्योंकि हम तो यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं चलो चलकर देख ही लेते हैं। वैसे भी भाइयों क्या लगता है हमें वहाँ पर कुछ मिलेगा, क्योंकि अब तक तो हम सब देख चुके हैं कि हम कहाँ पे फंस चुके हैं। अब महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अगर कुछ मिला तो भी गम नहीं होगा, क्योंकि हम अभी खाली हाथ ही जाने वाले थे। तो अब चलो हमें वहाँ पर चलना चाहिए और एक बार चलकर सारी की सारा सब कुछ वहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये बूढ़ी औरत अनंता कह रही है और ये रोहित को भी कुछ और ही समझ रही है, तो शायद हमें कुछ पता चले। यहाँ पर ये सब सोच कर ये सभी अभी उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस के पास के लोकेशन पर अब अनिका का चौपर आकर रुक जाता है। तो वहां आने के बाद अब अनिका अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालने लगती है। कुछ ही देर के बाद वहां पर अनिका की आवाजों को सुनकर एक पंछी अपने मुंह में एक पट्टी लिए हुए अनिका के पास आ जाता है और वो अब अनिका के सामने आकर रुक जाता है। अनिका भी अब अपने मन में सोचती है कि इन्हें कब मुझ पर भरोसा होगा। सच में ये सोचते हुए अनिका अब उस पंछी के मुंह से अब उस पट्टी को निकालकर अब अपनी आंखों को बंद अब उस पट्टी को अपनी आंखों के ऊपर बांध लेती है। तो वही वो पंछी भी अब अनिका के सिर के ऊपर आ जाता है और वो अब अनिका भी अपने हाथों को उस पंछी के पंजे में फंसा लेती है और कुछ ही देर में अब अनिका आसमान में होती है। इधर बूढ़े किंग के पैलेस में आर्यन अभी अपनी दादी माँ के साथ ही सो रहा था। जब यहाँ पर आर्यन की नींद खुली तो वो यहाँ पर अंगड़ाई लेते हुए ही अब बेड से उतरकर अब दरवाजे को खोल देता है और दरवाजे को खोलकर अब वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि आर्यन को यहाँ पर अपना सारा काम अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही करना था। कुछ ही देर के बाद आर्यन जब अपने रूम में पहुंच जाता है तो वहां पर जाने के बाद अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है और सीधा ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ अनिका भी अब तक वहां पर टेरेस पर आ जाती है। वहां पर आने के बाद अब अनिका यही सोचती है कि काफी वक्त के बाद यहाँ पर आ रही हूँ। ये सोचते हुए ही अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि पहले वो एक बार अपनी आयशा माँ से मिल ले, क्योंकि पता नहीं उनकी हालत कैसे होगी। जब उन्हें रोहित की मौत के बारे में पता चला था तो उनकी कंडीशन भी उस समय पर ज़्यादा ठीक नहीं थी। पता नहीं उन्हें अभी भी रोहित के बारे में सब कुछ सच पता चला भी है या अभी भी उनकी कंडीशन ऐसे ही होगी। इसलिए एक बार उसे आयशा माँ से मिलना है। वैसे मेरे ख्याल से वो भी अपने रूम में ही होंगी। ये सोचकर अनिका अब सीधा ही एलिवेटर में आने के बाद अब वो यहाँ पर 8th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है और कुछ ही वक्त के बाद वो जब अब 8th फ्लोर पर आ जाती है तो वो अब अपने कदमों को आयशा मारवा के रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। कुछ ही वक्त के बाद जब अनिका वहां पर पहुंच जाती है तो वो यहाँ पर आयशा मारवा के कमरे के सामने खड़ी होकर अब उसके दरवाजे को नॉक करने लगती है। या कुछ ही देर के वक्त के बाद जब यहाँ पर दरवाजा खुला तो सामने खुद अपनी आयशा माँ को देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब उन्हें हक करते हुए ही कहती है गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हैं आप। अब अनिका को इस तरह से सडनली अपने सामने देखकर अब आयशा मारवा कहती है मैं ठीक हूँ अनिका, तुम कैसी हो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। इवन मैं तो खुद रोहित से पूछ रही थी कि तुम आखिर कहाँ हो। वैसे भी बाद में बातें करते हैं, पहले तुम अंदर तो आओ। अब आयशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है माँ आप पहले शावर लेकर फ्रेश हो जाइए, मैं भी शावर लेकर आती हूँ, उसके बाद ही हम बातें करते हैं। अब अनिका की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है ठीक है तो फिर मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट टेबल पर। अब आयशा की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ वहीं पर ही मिलते हैं। जहाँ एक तरफ आयशा शावर लेने के लिए चली जाती है तो वही अनिका भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि जब अब उसने अपनी आयशा माँ को इस तरह से खुशहाल देखा तो अनिका खुद ही अंदाजा लगा लेती है कि उसकी आयशा माँ ठीक है। इसलिए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। कुछ ही देर के बाद जब अनिका अपने रूम के पास पहुंचती है तो यहाँ पर अनिका की नजर अब अपने रूम से बाहर निकल रहे आर्यन पर जाती है।
अनिका ने आर्यन को तो फाइटिंग आउटफिट में बलबीर सर की एकेडमी में भी देखा था और अब इतने वक्त के बाद आर्यन को ऐसे फिर से फाइटिंग आउटफिट में देखकर अनिका बस उसे देखती ही रह गई थी। इधर आर्यन भी जब बाहर निकल रहा था तो उसकी नज़र जब अपनी मम्मा पर जाती है तो अब यहाँ पर जैसे ही उसे अपनी मम्मा सामने दिखाई दी तो आर्यन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो दौड़कर सीधा ही अब अनिका के पास आता है और वो सीधा ही कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। आर्यन की इस बात पर अब अनिका आर्यन को हक करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा, वैसे तुम क्या अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो? अनिका की इस बात पर अब आर्यन कहता है यस मॉम, मैं अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही जा रहा हूँ। आफ्टर 2 आवर्स आई विल जॉइन यू इन ब्रेकफास्ट टेबल। मॉम मुझे लेट हो रहा है सो सॉरी, मे आई गो? अब यहाँ पर आर्यन की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ हाँ आर्यन जाओ, जल्दी जाओ, मम्मा आपको ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलती है। वैसे भी यहाँ के रूल बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आपको समय पर ही जाना चाहिए। अब अपनी इस मम्मा की इस बात पर अब आर्यन कहता है ओके मम्मा। यहाँ आर्यन अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए चला जाता है तो वहीं अनिका अब अपने रूम में आ जाती है। वहां आने के बाद अब वो अपने कपड़े निकाल कर सीधा ही शावर लेने के लिए वो भी चली जाती है। इधर लंदन के पास उस गांव में अलेक्जेंडर यहाँ पर 2 पत्थरों के बीच में कुछ हब्स को पीस रहा था और यहाँ भाग्यश्री भी अलेक्जेंडर को ही बड़े ही ध्यान से देख रही थी और साथ के साथ वो अच्छी तरह से उसे गाइड भी कर रही थी कि उसे कैसे क्या करना है और वो कौन से हब्स को कैसे कैसे उन्हें पीस रहा है। तभी अब यहाँ पर अलेक्जेंडर के हाथ में जब वो उन्हें पीस रहा था तो अचानक से उसके हाथ में एक चोट लग जाती है और उस चोट की वजह से उसके मुंह से एकदम से ही आउच की आवाज़ निकलती है। अब यहाँ पर अचानक से अलेक्जेंडर को चोट लगता हुआ देखकर अब भाग्यश्री कहती है उठिए उठिए अभी वहाँ से। इधर भाग्यश्री की यह आवाज़ सुनते ही अब अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठकर भाग्यश्री के पास आ जाता है। यहाँ भाग्यश्री भी अब अलेक्जेंडर की चोट को अच्छी तरह से साफ करती है और उसके बाद वो उसकी चोट पर अब एक लेप लगाने लगती है और अब वो लेप लगाते हुए ही कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है, आप अभी अपने रूम में जाओ और जाकर अपनी बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप इन हब्स को और ज़्यादा नहीं पीस पाओगे क्योंकि आपके हाथ में भी चोट है। मैं इस लेप को पीस दूंगी, इसलिए आज के लिए ये काम मैं कर देती हूँ। इधर भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर कहता है नो, मैं इस काम को पूरा करूँगा क्योंकि ये काम मेरा है। भले ही मेरे हाथ में चोट लगी है लेकिन मैं अपना कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए मेरा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। इधर ये कहते हुए ही अलेक्जेंडर अब उस लेप को फिर से बनाने में लग जाता है। वहां भाग्यश्री जब उसने अलेक्जेंडर से ये सब सुना तो उसे अलेक्जेंडर की इन बातों को सुनकर काफी प्राउड भी फील हो रहा था, लेकिन उसे अलेक्जेंडर की चिंता भी हो रही थी क्योंकि उसके हाथ में सच में चोट लगी थी। इधर वहां अपने रूम की खिड़की से ये सब कुछ देख रही डॉक्टर अमृता अभी अपने मन में ही कहती है सच में ये बच्चा तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गया है। अरे सालों पहले ना उसने कभी हार ही नहीं मानी थी, अनिका ने भी कभी हार नहीं मानी और ना ही अब ये हार मान रहा है। सच में वेरी नाइस। यहाँ वो अपने रूम में अलेक्जेंडर के बारे में ही सोच रही थी कि तभी अब उस रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने से भाग्यश्री को आता हुआ देखकर अब वो औरत कहती है क्या हुआ है अलेक्जेंडर, ठीक तो है ना, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अब यहाँ पर अपनी मैडम की इस बात पर भाग्यश्री कहती है मैडम आप भी कमाल करती हैं, पहले तो आप अलेक्जेंडर को इतनी टफ जॉब देती हैं और उसके बाद आप रात में उसके हाथ पैर दबाकर उसकी थकान को उतार देती है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है मैं एक टाइम पर या तो अलेक्जेंडर की बड़ी नानी बन सकती हूँ या फिर डॉक्टर अमृता, जिसके ऊपर भरोसा करके इसकी माँ ने इस बच्चे की सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर उसे सीखने के लिए छोड़ा है और हाँ इसकी पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अभी अपनी मैडम की ये बात सुनते ही भाग्यश्री कहती है अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अलेक्जेंडर सब कुछ सीख जाएगा।
भाग्यश्री की इस बात पर अब यहाँ पर कवीना अनंता कहती है कि कल तुम उसके साथ हब्स लेने के लिए नहीं जाओगी। अलेक्जेंडर कल अकेले ही सारे के सारे हब्स लेने के लिए जाएगा। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि क्या ये अकेले जाकर उन हब्स को ला सकता है। अनिका के यहाँ आने से पहले मैं चाहती हूँ कि अलेक्जेंडर अनिका को उन हील तक लेकर जाए, वो अपनी मम्मा की उसके इस काम में हेल्प करे। और साथ ही साथ तुम भी जाना, अगर अलेक्जेंडर से वहाँ पर कोई भी भूल हो गई तो उसके लिए तुम्हारा उनके वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि हम इसके लिए उसकी जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते हैं ना। अब यहाँ पर कवीना अनंता की इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और हाँ मैडम, मैंने आपके कहने पर अब उस केमिकल को भी गुलेरिया हाउस में भिजवा दिया है। बस उम्मीद है कि राजलक्ष्मी उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि जिस काम के लिए आपने बोला था वो पूरा हो गया। ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए ठीक रहेगा अगर राजलक्ष्मी उस केमिकल को अच्छी तरह से यूज़ कर पाती है तो। और हाँ, साथ ही साथ उन्हें एक वार्निंग लेटर भी दे दिया है कि वो ठीक भी हो जाए ना, तब भी उन्हें ऐसे ही प्रिटेंड करना है जैसे वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी पर शक ही नहीं होने देना कि सच में वो ठीक हुए हैं या नहीं। भाग्यश्री की इस बात पर अब डॉक्टर अमृता कहती है, हमने जो किया है वो बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है भाग्यश्री। अगर नेत्रा को कुछ भी पता चला ना तो वो इससे भी ज़्यादा तबाही मचाएगी, क्योंकि नेत्रा के बारे में तो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि उसे कुछ भी पता न चले। लेकिन वो खुद इतनी चालाक है कि ज़्यादा देर तक ये सब बातें उससे छिप नहीं पाएंगी। और वैसे भी अब तक हमें उस अनीकरण फार्मेसी में जो केमिकल मैंने छुपाया है ना, उसका एंटीडोट नहीं मिला है। कवीना अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, वैसे मैडम क्या सर जी का मरना संभव नहीं है क्या? अब भाग्यश्री की इस बात पर अब डॉक्टर अमृता कहती है कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है भाग्यश्री। और हाँ, वो सर जी भी नहीं। उस सर जी की मौत का इंतजाम तो सिकंदर और स्वाति ने बहुत पहले ही कर दिया था। बस एक बार इस नेत्रा का भरम टूट जाए, उसके बाद तो उसका मरना भी बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, मैडम क्या सच में किंग सच में पहुंच गए थे? क्या उन्होंने सच में पहुंचने की कोशिश नहीं की थी? इस बात पर अब डॉक्टर अमृता कहती है, हाँ, सिकंदर ने उस तक पहुंचने की कोशिश की थी और उस दिन शायद सिकंदर उसे पहले से भी ढूंढ निकालता, लेकिन नेत्रा ने उसके ही आदमियों को उनके खिलाफ कर दिया था, क्योंकि सिकंदर के लिए ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं था। और इवन वो सफल भी हो गया था, लेकिन उस समय भी ये नेत्रा ही बीच में आ गई थी, क्योंकि सिकंदर के साथ जो आदमी थे वो उसी के ही खिलाफ हो गए थे। और जितना मैं सिकंदर को जानती हूँ, वो उन लोगों को नहीं मार सकता है जो लोग उसके एक इशारे पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने के लिए तैयार हों, क्योंकि सिकंदर के आदमी हमेशा ही बिना किसी सवाल जवाब दिए उसके लिए किसी भी पल मरने के लिए तैयार थे। इसलिए उस समय सिकंदर अपने आदमियों को नहीं मारना चाहता था, क्योंकि उसके आदमियों को नेत्रा ने अपने वश में कर लिया था। और सिकंदर की यही क्वालिटी विरासत में रोहित को मिली है। अब यहाँ पर कवीना अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, लेकिन मैडम अब कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो सब कुछ यहाँ पर उलझता हुआ सा नजर आ रहा है। सच में जैसे आप कह रही हैं, अगर नेत्रा ऐसे ही उस सर जी को बचाती रही तो फिर तो सर जी कैसे मरेंगे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अगर उस नेत्रा ने अनिका को किंग यानी कि रोहित के खिलाफ ही कर दिया तो इस बात पर तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने माना कि वो रोहित को अपने सम्मोहन में नहीं ले सकती है, लेकिन अनिका को तो कर सकती है ना। अब भाग्यश्री की बात पर अब डॉक्टर अमृता कहती है कि सिकंदर और स्वाति ने रोहित और अनिका को खुद से ज्यादा पावरफुल बनाया है, तो इसकी वजह नेत्रा भी है, क्योंकि वो उन दोनों ने नेत्रा को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ किया है। तुम्हें याद है ना भाग्यश्री कि किस तरह से स्वाति मल्होत्रा को सिकंदर के खिलाफ कर दिया गया था?
और वो उसे मारने के लिए इंपीरियल ग्रुप के हेड ऑफिस में भी चली गई थी। तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, हाँ याद है मुझे, आप चिंता मत कीजिए मैडम। उस वक्त किंग और स्वाति इसलिए जीत नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें गाइड करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही अपने आप ही कर रहे थे। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने आप ही ढूंढ रहे थे। उस समय जो भी प्रॉब्लम उनके सामने आती वो दोनों उसका सामना करते थे। एट द एंड थक हार कर उन दोनों ने अब अपने दुश्मनों को मारने से ज्यादा जरूरी उस समय अपनों को प्रोटेक्ट करना समझा, इसीलिए वहां पर उस समय वो दोनों जीत नहीं पाए थे। ये अब भाग्यश्री की ये बात सुनते ही अब डॉक्टर अमृता कहती है, हमारे फेलियर ही तो रोहित और अनिका को गाइड करेंगे ना, क्योंकि जो काम उस समय हम नहीं कर पाए अब वो चीज हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि हमने अब अपने बच्चों को अब अपने दुश्मन की ताकतों के हिसाब से ही अच्छी तरह से ट्रेन किया है। वैसे तुमने राजलक्ष्मी तक उसे भी पहुंचा दिया है ना, क्योंकि उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ संभाल लिया है जैसे आपने मुझे कहा था, और वैसे भी इतने सालों से आपके साथ रहने का इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है ना मुझे, तो आप बस चिंता मत कीजिए। भाग्यश्री की इस बात पर अब डॉक्टर अमृता कहती है, ठीक है फिर जाकर अभी अलेक्जेंडर को देखो कि अलेक्जेंडर ने आज का अपना टास्क पूरा किया है या नहीं। अब यहाँ पर अनंता की इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है, जी मैडम मैं बस जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए ही वो वहाँ से जाने लगती है। इधर इंडिया में दिल्ली में गुलेरिया हाउस में सिक्योरिटी गार्ड के पास राजलक्ष्मी के नाम पर यहाँ पर एक पार्सल आया हुआ था। यहाँ पर सिक्योरिटी के रीजन से यहाँ पर गार्ड अब उस पार्सल को अच्छी तरह से चेक कर लेता है, और उसे चेक करने के बाद वो गार्ड अब उस पार्सल को शारदा को देते हुए कहता है कि ये राजलक्ष्मी मैडम के लिए आया है, इसलिए उन्हें उनके रूम में भेज दो। इस बात पर अब शारदा कहती है, वो तो अभी हॉस्पिटल गई है, मैं इसे उसके रूम में ही रखवा देती हूँ, यहाँ आने के बाद वो खुद ही अब इसे चेक कर लेगी। शारदा ये कहते हुए ही अब वो वहां से गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगती है उस पार्सल को लेकर। तो वहीं राजलक्ष्मी के बच्चों को जो केयर टेकर संभालती है वो अब उसे कहती है, ये पार्सल राजलक्ष्मी के रूम में रख दीजिए। इस बात पर अब वो केयर टेकर राजलक्ष्मी के रूम की तरफ उस पार्सल को लेकर जाने लगती है। तो वहीं अपने रूम से बाहर निकल रहा आकाश गुलेरिया अभी गुस्से से अपने हेड ऑफिस की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि आज आकाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर बहुत ही टेंशन में था, और वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये भी पापा कहाँ गायब हो गए हैं, ना उनका फोन लग रहा है और ना ही मेरे मैसेज का वो कोई जवाब देते हैं। अरे हद होती है यार, अगर उन्हें कहीं जाना ही था तो उन्हें कम से कम एक बार मुझे बताना तो चाहिए था, मैं यहाँ कब से परेशान हो गया हूँ।